हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल क्विक नॉलेज में। जनरल साइंस वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। अगर अब तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लें। हम सेल चैप्टर से स्टार्ट किए थे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इतना हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आज जानते हैं प्लास्टिड, जिन्हें हिंदी में लवक या प्लास्टिड ही बोला जाता है। यह सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल है। इसमें पाए जाने वाले पिगमेंट यानी वर्णक के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यह हरे रंग छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे टमाटर कच्चा में हरा रंग का होता है पर पकने पर लाल हो जाता है, क्योंकि उसका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। इससे हम समझे कि तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। यह वाइट या कलरलेस यानी रंगहीन प्लास्टिड है। यह प्लांट के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़, रूट या जमीन के अंदर के तने। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण यह हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, जिससे कि क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट पे टिक करना है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण आया। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, पर कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देते हैं कि पेड़ के पत्तियों में सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनने का प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, CO2, H2O, क्लोरोफिल जरूरी तत्व हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंट रोल है। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मगर यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लास्टिड के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट करना है। पर सिंपली पूछा जाए कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो उसमें क्लोरोफिल करना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA और राइबोसोम होता है, जिससे कि अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाता है। इस तरह हम लोग ने देखे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना DNA और राइबोसोम होता है। आगे चलते हैं और जानते हैं वैक्यूल यानी रसधानी के बारे में। यह एनिमल सेल में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में यह काफ़ी बड़ा होता है। लगभग प्लांट सेल का 90% तक का स्थान घेरता है। वैक्यूल प्लांट सेल को कठोरता तथा
सहारा प्रदान करता है। वैक्यूल यानी रसधनिया ठोस अथवा सरल पदार्थों का संग्राहक थैली है। आगे देखते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रोआइल, जिसे हिंदी में तारक काय व तारक केंद्रक कहते हैं। यह सभी जंतु की कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में पाया जाता है। यह कुछ ही पादप कोशिकाओं में जैसे फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। यहाँ फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म इन सबों के बारे में हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। आगे देखते हैं स्पिरोसोम के बारे में। इसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। ये वसा यानी फैट्स का संश्लेषण व संग्रहण करता है। तो हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा। हमने पाया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस है। चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को देखते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। आप स्क्रीन में प्लांट सेल और एनिमल सेल देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बाहर होता है। यह सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। हमने यह भी देखा कि प्लास्टिड यानी लवक सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमने यह भी देखा कि एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल होती है, जबकि प्लांट सेल में यह बहुत बड़ी लगभग सेल का 90% स्थान को घेरता है। अगर साइज को देखें तो एनिमल सेल प्रायः छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल एनिमल सेल की तुलना में बड़ी होती है। अगर शेप की बात करें तो एनिमल सेल विभिन्न शेप की होती है, जनरली ओवल यानी गोलाकार होती है। प्लांट सेल ज़्यादातर सेम शेप के होते हैं, जनरली यह रेक्टेंगुलर यानी चौकोर होते हैं। एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो प्लांट सेल में एनर्जी स्टोरेज यानी ऊर्जा संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि एनिमल सेल में यह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे देखते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में। सेल डिवीजन यह नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। पेरेंट सेल यानी पैतृक कोशिका या मदर सेल यानी मातृ कोशिका जो सेल डिवाइड होने वाला होता है उसको कहते हैं, जबकि डॉटर सेल यानी संतति कोशिका जो डिवीजन के बाद सेल बनता है उसको कहते हैं। सेल डिवीजन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। इसमें मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। यह आइडेंटिकल यानी समरूप एक समान होता है। क्रोमोजोम की संख्या की बात करें तो इसमें मदर सेल की क्रोमोजोम तथा डॉटर सेल का क्रोमोजोम सेम होता है। दूसरा है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। इसमें 4 नए डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम की बात करें तो डॉटर सेल का क्रोमोजोम मदर सेल के क्रोमोजोम से हाफ होता है, यानी आधा होता है। इस बात को खास तौर पर ध्यान रखना है कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम की संख्या सेम रहता है, जबकि मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम की संख्या में अंतर होता है। मदर सेल से क्रोमोजोम डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। माइटोसिस वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिकाओं में होता है। यह जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा था। उस समय हमने सेल को उसकी संख्या के आधार पर डिवाइड किया था, जबकि आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका विभाजन न्यूक्लियस यानी केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर करेंगे। इस आधार पर सेल को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इस कारण इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, मतलब इसका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साथ ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं, परंतु मेम्ब्रेन यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की संख्या केवल 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन फिजन और बडिंग से होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु और ब्लू ग्रीन अलगी यानी नील हरित शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में इन दोनों के अलावा सभी आएंगे। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। तो हमने सेल के लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लिया है जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक टर्म और डिस्कस करेंगे जो अभी बहुत चर्चा में है, यानी वायरस। वैसे इस चैनल में हमने कोरोना वायरस पर स्पेशल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आखिर वायरस को सेल के अंदर क्यों नहीं रखा जाता। वायरस में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं होता है, जिसके कारण जब तक यह किसी लिविंग यानी जीव के अंदर नहीं जाता तब तक इसमें जीवन के कोई गुण नहीं दिखाई देते। यानी इस तरह से समझें, वायरस बाहर में निर्जीव होता है, जब वह किसी लिविंग के अंदर जाता है तो उसके बाद वह उस लिविंग के सेल मशीनरी को यूज करता है और मल्टीप्लाई यानी अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसलिए हम लोग से कहा जाता है कि विशेष दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, रेगुलर हाथ धोएं, आँख मुंह को टच ना करें ताकि वायरस इंटर ही ना हो सके, जिससे हम आसानी से कोरोना से जीत जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पिछला वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था, कौन कोशिकांग लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है? इसका सही उत्तर होगा गोल्जी अपरेटस। हम इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। अगला वीडियो में हम सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। आपको दोनों वीडियो देखना है, साथ ही PDF से रिवीजन कर लेना है। अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो थोड़ा बहुत पॉइंट छूट गया होगा वो भी डिस्कस हो जाएगा। इसीलिए अगला वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।